आजादी के बाद सरकार की सर्वप्रथम प्राथमिकता रोटी, कपड़ा और मकान ही थी, क्योंकि देश गरीब था। जैसे कि कोई व्यक्ति कभी गरीब होता है, तो उसकी सर्वप्रथम प्राथमिकता पहले रोटी, कपड़ा, मकान ही होती है। उसके बाद जैसे-जैसे उसकी आय बढ़ती है, तो उसकी नज़र शिक्षा की तरफ जाती है। वैसे ही देश था, हमारा देश आर्थिक रूप से संपन्न नहीं था, तो हमारा नज़र शिक्षा पर बहुत देर से गया। 1950 में जब संविधान पूर्ण रूप से गठन हो गया और पूरे देश में लागू हो गया, तो सरकार की नज़र शिक्षा की तरफ गई, लेकिन वो नज़र बहुत ही टुकड़ों में गई। तो जो भी कमीशंस बने, वो सिर्फ या तो मान लीजिए हायर एजुकेशन को देख रहे थे, या फिर सिर्फ स्कूल एजुकेशन को देख रहे थे, या फिर शिक्षा के किसी सिर्फ एक मध्य भाग को देख रहे थे। कोई भी ऐसा कमीशन नहीं बना जो स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी एजुकेशन तक के सभी एजुकेशनल सिस्टम को रिफॉर्म करे और एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार करे कि राष्ट्र का शिक्षा को लेके क्या ढांचा होगा और भारत देश, भारत राष्ट्र जो है शिक्षा को लेके किस पद्धति पर बढ़ेगा। और यहाँ पर स्कूल एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन, इन सब को जो है कौन सा कोर्स कितने साल का होगा, वोकेशनल एजुकेशन का कितना प्रायोरिटी रहेगा, यूनिवर्सिटी 10+2+3 के फॉर्मेट में होगा। तो इन सब को पूरा एक ढांचा देने का काम किया इस कोठारी कमीशन ने। 1964 में भारत सरकार को जरूरत महसूस हुई कि देश में एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति होनी चाहिए, तो उस समय के यूजीसी के चेयरमैन थे दौलत सिंह कोठारी। तो डीएस कोठारी को भारत सरकार जो है बुलाती है और कहती है कि जाके पूरे देश के लिए एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण करने में सहयोग करें। डीएस कोठारी पूरे भारत में जाते हैं अपनी टीम के साथ। 100 दिन लगभग ये लोग पूरे भारत में भ्रमण करते हैं, भारत के अलग अलग हिस्सों को देखते हैं और देखते हैं कहाँ भाषा की समस्या है, स्कूल एजुकेशन में क्या समस्या है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन में क्या समस्या है। एक युवा जब पढ़ के निकल रहा है, स्कूल और कॉलेज वो करके निकल रहा है, तो उसके बाद भी उसको नौकरी क्यों नहीं मिल रही है। और फिर उन्होंने एनालिसिस किया कि किस तरह की नौकरी आने वाले समय में ग्लोबल मार्केट में, देश के मार्केट में किस तरह के जॉब्स अवेलेबल होंगे, ताकि उसी हिसाब की शिक्षा जो है दी जाए। तो टोटल ये लोग 9000 लोगों का लगभग इंटरव्यू करते हैं जो लोग शिक्षा से जुड़े होते हैं, और देश के शिक्षा के निर्माण में एक रिपोर्ट देते हैं जिसका टाइटल होता है एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। और शिक्षा पर इनकी संवेदनशीलता हम सिर्फ इसी बात से देख सकते हैं कि रिपोर्ट का पहला लाइन ही शुरू होता है, द डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज नाउ बीइंग शेप्ड इन हर क्लासरूम्स। भारत देश की नियति उसके कक्षाओं में तैयार हो रही है। तो इस लाइन से ही आप देख सकते हैं कि रिपोर्ट कितना हॉलिस्टिक और एम्फेसिस था कि वो ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान जैसे बड़े देश का निर्माण उसके क्लासरूम्स में हो रहा है। तो एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, इन्हीं बातों को हम डिटेल में देखेंगे और चर्चा करेंगे। अब आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी आप इंस्टाग्राम पर सर्च करें। एक नज़र हम डेली बैट्स को क्यों सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पर यूनिवर्सिटी एडमिशन अपडेट्स, गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स, हिस्ट्री लेक्चर्स, टीचर एजुकेशन से रिलेटेड लेक्चर्स, बुक रिव्यूज, न्यूज एंड अपडेट्स एंड सेवरल अदर स्टफ्स टाइम टू टाइम आते रहते हैं। टीचर एजुकेशन से रिलेटेड और लेक्चर्स देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और टीचर एजुकेशन वाला फोल्डर आप खोल के देख सकते हैं। ओके, तो आज़ादी के बाद या आज तक कह लीजिए, हिंदुस्तान में कोई ऐसा एजुकेशन कमीशन नहीं बना है जो इतना हॉलिस्टिक अप्रोच करके पूरे भारत का स्कूल एजुकेशन से लेके यूनिवर्सिटी एजुकेशन तक सब कुछ रिफॉर्म करे। इसीलिए टीचर एजुकेशन से रिलेटेड सभी लोगों के लिए कोठारी कमीशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और यही रीजन है कि मैं भी आपको इतना डिटेल में इसको समझा रहा हूँ। तो ये एक नेशनल एजुकेशन कमीशन बनता है 1964 में, टू बी प्रिसाइज 14 जुलाई 1964 में। देखिए, ये डेट्स आपको इंपॉर्टेंट इसलिए हैं आपके लिए, और आपको याद इसलिए होना चाहिए क्योंकि आप एकेडमिक एग्जाम दे रहे हैं, तो इन डेट्स को लिखने से आपके मार्क्स अच्छे बनते हैं। इनफैक्ट टीचर एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में भी आपसे ये डेट्स और हेडिंग, टाइटल, ये सब चीजें आपसे डायरेक्ट वन लाइनर में पूछ सकता है। तो कोठारी कमीशन 14 जुलाई 1964 को फॉर्म होता है दौलत सिंह कोठारी के अंदर में, जो उस समय यूजीसी के चेयरमैन रहते हैं। कमीशन की प्रायोरिटी रहती है प्राइमरी लेवल से लेके हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन तक एक स्टैंडर्डाइज्ड नेशनल पैटर्न ऑफ एजुकेशन इंडिया में देने के लिए। ये बात ध्यान रखिएगा कि 14 जुलाई 1964 को ये कमिटी गठित होती है, लेकिन इसने अपना वर्किंग शुरू किया था 2 अक्टूबर 1964 से। ये ध्यान रखिए कि 1964 में बना था, लेकिन गांधी जयंती के दिन से, उस दिन से अपना काम जो है इन्होंने शुरू किया था। तो देखिए, कमीशन जो अपॉइंट होता है उसमें टोटल 17 मेंबर्स रहते हैं, और 17 मेंबर में क्या होता है कि 12 मेंबर ऐसे रहते हैं जो इंडियन रहते हैं, और 5 मेंबर ऐसे रहते हैं जो फॉरेन कंट्री से एजुकेशन से रिलेटेड जुड़े हुए लोग रहते हैं। उसका रीजन ये रहता है कि ऐसा देश का शिक्षा नीति तैयार किया जाए
कि जो बच्चा जब इंडिया से पढ़ के निकले तो वो ग्लोबल मार्केट, वैश्विक मार्केट जो है और जो डोमेस्टिक मार्केट है, जो इंडियन मार्केट है, दोनों को कॉम्पीट कर सके। तो इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, जापान, रशिया, इनके यहाँ अगर शिक्षा में कोई अच्छी चीज है तो वो चीज हम भारत में भी लागू कर सकें। दूसरा एक चीज यहाँ ये पॉइंट ध्यान रखिए कि जेपी नायक जो है इसके मेंबर सेक्रेटरी थे। जेपी नायक का इंडिया में एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ा रोल है। तो अब हम देखेंगे इस कमीशन के यूनिक फीचर्स क्या हैं। ये कमीशन इतना अलग क्यों है और क्यों इसको इतना एम्फेसिस देके पढ़ने की जरूरत है। देखिए, सबसे पहला रीजन तो ये है कि इसके पहले के जो भी 5 कमीशंस बने थे वो एजुकेशन के सिर्फ किसी एक हिस्से पर ध्यान दे रहे थे, पूरे एजुकेशन को लेके नहीं चल रहे थे। तो कोठारी कमीशन जो है एंटायर एजुकेशनल सिस्टम में रिफॉर्म लाता है कि प्राइमरी स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी लेवल तक के एजुकेशन को इसमें रिफॉर्म की बात होती है। दूसरा एक बहुत यूनिक फीचर रहता है कि ये एक ऐसा कमीशन रहता है जिसका कन्विक्शन जो है एजुकेशन को मोस्ट पावरफुल इंस्ट्रूमेंट मानते हुए ही काम कर रहा था। ये मतलब कहने का सेंस है कि ये कमीशन इस लायक था कि ये मान रहा था कि भारत जैसे देश के राष्ट्रीय विकास के लिए एजुकेशन सबसे बड़ा पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है। तो इस बात पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस देके ये पूरा का पूरा कमीशन काम कर रहा था। तीसरा एक बहुत बड़ा चीज जो इस कमीशन को अलग करता है, जैसा कि मैं बता रहा था कि कमीशन में जो है फॉरेन मेंबर्स भी थे। तो वो कंट्रीज आप ध्यान रखेंगे कि जापान, फ्रांस, यूके, यूएसए, यूएसएसआर, रशिया, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस और जापान, इन 5 देशों के 5 सदस्य एक एक मेंबर्स भी थे। टोटल कमिटी में 17 मेंबर्स थे। 17 में 12 इंडियन थे, 5 फॉरेन थे। इस बात को आप याद रखेंगे। मेकिंग ऑफ द रिपोर्ट, देखिए टोटल 12 टास्क फोर्स तैयार होते हैं, 7 वर्किंग ग्रुप्स रहते हैं। टोटल 9000 लोगों का, लगभग जो है 9000 लोगों का इंडिया में लोग जाते हैं, सर्वे करते हैं, उनसे टोटल डिटेल में डिस्कस करते हैं। वो तमाम 9000 लोग जो एजुकेशन से जुड़े हुए रहते हैं तो वो कमीशन को बताते हैं कि इस एरिया में एजुकेशन का लैंग्वेज से रिलेटेड समस्या है। जो बुक्स तैयार हो रही है एनसीईआरटी की, वो कैसे जो है, जैसे मान लीजिए वो बुक कैसे नॉर्थ ईस्ट के बच्चे के लिए भी काम आए, तमिलनाडु के बच्चे के लिए भी काम आए और कश्मीर के बच्चे के लिए भी काम है। तो सिलेबस का स्ट्रक्चर कैसा रखना है, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा किया और फिर कोठारी कमीशन ने रिपोर्ट तैयार किया और रिपोर्ट का टाइटल था एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। देखिए, रिपोर्ट जो है, जब टोटल रिपोर्ट दिया गया तो जैसे आपके बुक्स में चैप्टर होते हैं ना, तो उसी तरह ये रिपोर्ट जो है 4 अलग अलग सेक्शंस में डिवाइडेड था। पहले सेक्शन में जनरल प्रॉब्लम्स थी और बाकी की फिर सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 में अलग अलग प्रॉब्लम्स को अलग अलग तरह से चर्चा किया गया था। तो जो ओवरऑल रिपोर्ट है वो मुख्यतः 3 बातों पर फोकस कर रहा था। एक तो इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन को लेके, दूसरा क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट को, तीसरा एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन फैसिलिटीज को। कहने का मतलब है कि एक आंतरिक बदलाव होना चाहिए। दूसरा, शिक्षा जो हो वो भी गुणात्मक शिक्षा होनी चाहिए, मतलब शिक्षा का स्टैंडर्ड अच्छा होना चाहिए, गुणात्मक होना चाहिए। फिर तीसरा ये था कि शिक्षा सुविधा का विस्तार जो है बहुत ही विस्तृत तरीके से और बहुत ही ऐसा हो कि एकदम ग्रास रूट लेवल तक पहुंचे और जो मैन पावर नीड है, जो जॉब्स में जो भारत को देखते हुए जो कामगार लोग हैं उन तक पहुंचे और उनके काम भी आए। तो जो इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन था वहां इन बातों को ध्यान दिया जा रहा था कि जो भी शिक्षा हो वो ऐसा ना हो कि बच्चा स्कूल और कॉलेज से पढ़ कर आए और उसको अपने जीवन में, अपने लाइफ में उस शिक्षा को कनेक्ट ही ना कर पाए। तो शिक्षा का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि जिसको वो अपने जीवन में, अपने लाइफ में उस बात को कनेक्ट कर सके। और ऐसा ना हो कि हम शिक्षा का स्तर इतना नीचे रख दें कि वो क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट उसमें हो ही ना, मतलब समय के साथ जो गुणात्मक बदलाव की आवश्यकता है उसकी भी पूर्ति होते रहे। जैसे मान लीजिए वैश्विक बाजार है, ग्लोबल मार्केट है, तो कोई बच्चा इंडिया से पढ़ा हुआ हो, हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो कि वो इंडिया में पढ़ा हो तो वो ग्लोबली भी अपने आप को compete कर सके। ओके, तो रिपोर्ट जो है ओवरऑल जो है 12 टास्क फोर्स थी, 7 वर्किंग ग्रुप्स थी, लगभग 9000 लोगों को पूरे भारत में जो है 100 दिन के अंदर जो है इंटरव्यू किया गया, जो लोग शिक्षा से जुड़े हुए थे। 2 अक्टूबर 1964 को कमिटी ने अपना काम शुरू किया था, गांधी जयंती के दिन। रिपोर्ट जो है टोटल 4 सेक्शन में डिवाइडेड था और प्रोग्राम के जो 3 अलग अलग कैटेगरीज थे कि आंतरिक बदलाव, गुणात्मक विकास, शिक्षा सुविधा का विस्तार, इन बातों पर फोकस किया गया। अब हम देखेंगे कि रिपोर्ट के रिकमेंडेशंस क्या थे, सुझाव क्या थे। वैसे तो रिपोर्ट ने काफी कुछ रिकमेंडेशन दिया था, लेकिन टीचर एजुकेशन से रिलेटेड लोगों के लिए इन 2 बातों पर सबसे ज्यादा फोकस करना जरूरी है। पहला है एजुकेशन एंड नेशनल ऑब्जेक्टिव्स, शिक्षा और उसका राष्ट्रीय उद्देश्य। दूसरा है एजुकेशनल स्ट्रक्चर, शिक्षा और उसका संरचना कैसा होना चाहिए। तो देखिए,
जो रिकमेंडेशंस हैं उन्होंने बहुत सारे सुझाव दिए, लेकिन इन दो पहलुओं पर हम विस्तृत तरीके से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला हम देखते हैं एजुकेशन एंड नेशनल ऑब्जेक्टिव जो है क्या था। देखिए, जो शिक्षा और उसका राष्ट्रीय उद्देश्य था वो चार भागों में बटा हुआ था। उसको इन्होंने क्या किया, वो कहा कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि पहला तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाए, दूसरा सामाजिक और राष्ट्रीय एकता बढ़ाए, एजुकेशन शिक्षा और मॉडर्नाइजेशन दोनों का समन्वय हो, साथ साथ चले, सोशल इश्यूज सामाजिक नैतिक आध्यात्मिक गुणों से संपन्न हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी के लिए क्या रिकमेंडेशन दिया गया। देखिए, ये कहा गया कि एजुकेशन मस्ट बी रिलेटेड टू प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मतलब कि जो है उत्पादकता बढ़ाए, जिससे कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो। शिक्षा कुछ ऐसा हो, ऐसा ना हो कि बच्चा सिर्फ पढ़े, 10th पास करे, 12th पास करे, ग्रेजुएशन कर ले और वो किसी भी इंडस्ट्रियल वर्क को, मतलब कहने का मतलब है कोई भी ऐसा काम नहीं कर पा रहा है जिससे देश की उत्पादकता क्षमता में वृद्धि हो या राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो। तो शिक्षा को हमें कुछ ऐसा रखना है कि जिसमें साइंस का अच्छा खासा रोल हो, इंटीग्रल वो जो है इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन हो, और उसमें वर्क एक्सपीरियंस की बात की गई और वोकेशनल सब्जेक्ट्स को काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी देने की बात कही गई, जिससे कि हो क्या, बच्चे जो है छोटी छोटी चीज़ें जो है उनको आती रहे, छोटा छोटा काम उनको आता रहे, ताकि राष्ट्र निर्माण में जब वो रोजगार के लिए जाएं तो उनको बेसिक चीजें आते रहें और किसी भी कंपनी या फैक्ट्री में जब वो काम करें तो वो स्वयं और राष्ट्र की आय में सहयोग कर पाए, ना कि ऐसा हो कि सरकारी नौकरी या एकदम सरकार पर ही डिपेंडेंट रहे। दूसरा चीज ये था कि प्रमोटिंग सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन, सामाजिक और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दे। ऐसा हो कि मतलब सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन जो है दोनों का समन्वय जो है शिक्षा व्यवस्था में साथ साथ चले। तो इस चीज की पूर्ति के लिए कोठारी कमीशन ने एक बहुत बड़ा सजेशन दिया जो आज तक देश में लागू नहीं हो पाया है। कॉमन स्कूल सिस्टम की बात की, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोठारी कमीशन ऐसा है जो कॉमन स्कूल सिस्टम की बात करता है और इंडिया में ये आज तक लागू इसलिए नहीं हो पाया है कि क्योंकि किसी भी सरकार ने इसको लागू करने का हिम्मत नहीं दिखा पाई। उसका रीजन ये है, कॉमन स्कूल सिस्टम का मतलब ये हो गया कोई भी बच्चा हो, गरीब का बच्चा हो, रईस का बच्चा हो, आईएएस आईपीएस नेता मंत्री या सड़क पर चलने वाले लेबर का भी बच्चा हो, तो वो सब के सब एक कॉमन स्कूल में पढ़े हैं। उन सबको शिक्षा जो मिलेगी वो सरकार की जिम्मेदारी है और उस एरिया में एक कॉमन स्कूल होगा जहां सभी बच्चे पढ़ने जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि जिसके पास पैसा है, जो रईस आदमी है, वो किसी अच्छे स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहा है और जो गरीब आदमी है वो दूसरे स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहा है। सबके लिए कॉमन स्कूल होगा और सब के सब वहीं पर जाएंगे। तो ये कहा गया कि ऐसी शिक्षा पद्धति से जो अनपढ़ लोग हैं और जो पढ़े लिखे लोग हैं उन लोगों के बीच में जो गैप है वो कम होगा। जैसा कि आपको पता होगा भारत में लोगों में इनकम गैप बहुत ज़्यादा है, कुछ लोग बहुत अमीर हैं, कुछ लोग बहुत गरीब हैं। तो इन तमाम चीज़ों को वो कम करेगा, इन गैप को, इन दूरियों को वो कम करेगा। तीसरा एक बहुत बड़ा फोकस इसमें ये कहा गया कि लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल है। एजुकेशन में लैंग्वेज किस तरह होना चाहिए, किस भाषा में बच्चे अपनी पढ़ाई करेगा, बच्चे की जो है पूरी पढ़ाई उसकी मातृभाषा में होनी चाहिए। और थ्री लैंग्वेज फार्मूला को दिया। थ्री लैंग्वेज फार्मूला इसमें मैंने नहीं समझाया, थ्री लैंग्वेज फार्मूला क्या है डिटेल में उस पर लेक्चर आएगा अलग से, लेकिन कोठारी कमीशन ने थ्री लैंग्वेज फार्मूला को एजुकेशन सिस्टम में इंप्लीमेंट करने की बात कही, जिससे कि सामाजिक और राष्ट्रीय एकता में वृद्धि हो सके और भारत जैसे देश में जो इतना डाइवर्स है, जो विविधताओं का देश है, इन सबको एकत्रित करके हम लेके चल सकें। तीसरा था एजुकेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। शिक्षा ऐसा ना हो कि समय के साथ जो है शिक्षा में भी बहुत बड़े बदलावों की आवश्यकता होती है। तो ऐसा ना हो कि सामाजिक बदलाव हो लेकिन शिक्षा बहुत पीछे छूट जाए। तो हमने साइंस को जो है बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया। यहाँ पर एक चीज हम अपनी तरफ से गेस भी कर सकते हैं, समझ सकते हैं बात को। भारत क्यों गुलाम बना, क्योंकि हमारे यहाँ ना साइंटिफिक एजुकेशन, साइंटिफिक टेम्परामेंट की बहुत कमी थी। हिंदू मुस्लिम सब के सब रिलीजियस बुक्स को ज्यादा पढ़ रहे थे। तो आप देखेंगे ना हमारे यहाँ शुरुआत में ना एजुकेशन कमीशन में साइंस एजुकेशन को बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया गया है। तो यहाँ पर भी एजुकेशन एंड मॉडर्नाइजेशन में साइंस को बहुत ज्यादा एजुकेशन एम्फेसिस दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि बदलते समय के हिसाब से जो है इस बदलाव के साथ वो अपने आप को समाहित करके चल पाए।
उदाहरण के तौर पर जब कोरोना वायरस जैसी महामारी आई तो सब लोग क्या हुआ, ऑनलाइन शिक्षा की तरफ स्विच करने लगे, अलग अलग ऐप्स को इंस्टॉल करने लगे। तो हम क्या पा रहे हैं कि बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसे हैं, बहुत सारे प्रोफेसर ऐसे हैं जो नए टेक्नोलॉजी को अपने आप में मतलब या कह लीजिए कि उसको समाहित करके लेके चल नहीं पा रहे हैं। लोगों को पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, ऐप को चलाने वाले लोगों को दिक्कत हो रहा है, तो मॉडर्नाइजेशन को भी हम साथ साथ लेके चलें, कंप्यूटर की शिक्षा, ग्लोबल मार्केट और तमाम हर चीज को हम एक साथ लेके आगे बढ़ा पाए। फिर सोशल, मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज, सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक पहलुओं का भी वो मिश्रण हो, शिक्षा व्यवस्था ऐसा हो। रीजन ये, क्योंकि भारत जैसे देश में जहाँ पर अलग अलग धर्म है, अलग अलग कल्चर के लोग हैं, अलग अलग थोड़े थोड़े दूरी पर जहाँ भाषा चेंज हो जा रहा है, समाज बदल जा रहा है, लोग बदल जा रहे हैं, तो शिक्षा ऐसी हो कि इन सब को नेशनल इंटीग्रेशन में, राष्ट्र निर्माण में मदद करे। ओके, तो अब हम बात करेंगे एजुकेशनल स्ट्रक्चर पर, शिक्षा की संरचना कैसे होगी, जो भारत में जो कोई भी प्राइमरी से लेके यूनिवर्सिटी एजुकेशन तक का ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो कैसे बनेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आपसे किसने कहा या फिर आपके दिमाग में कभी तो ये बात आई होगी कि आखिरकार बोर्ड एग्जाम क्लास 10th में ही क्यों होता है, क्यों क्लास 12th में बोर्ड एग्जाम होता है, और कैसे ये कहा गया कि जब आप क्लास 12 तक पढ़ लेंगे तो स्कूल एजुकेशन खत्म, क्यों नहीं क्लास 13। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि वर्ल्ड की और कंट्रीज में, जैसे मान लीजिए एग्जांपल ले लीजिए जर्मनी, यूएसए, फ्रांस, तो इनके यहाँ जो स्कूल एजुकेशन का स्ट्रक्चर है वो इंडिया से अलग होता है। उनके यहाँ बोर्ड का ईयर कोई और होता है, हमारे यहाँ बोर्ड का ईयर कोई और होता है। तो ये सारी चीजें कहाँ से आई? देखिए 1964 या कह लीजिए 1968 से पहले, 1964 नहीं 1968 कह लीजिए आप, कोठारी कमीशन के लागू होने के बाद, तो पता है उसके पहले इंडिया में ना ग्रेजुएशन सिर्फ 2 साल का होता था। और ये जो बोर्ड एग्जाम है ना, हाँ, आज जो आप 12th में देते हैं वो तब क्लास 11th में ही होता था। और क्लास 11th के बाद एक कोर्स होता था प्री यूनिवर्सिटी करके, तो कोई भी बच्चा यूनिवर्सिटी में जाने से पहले एक प्री यूनिवर्सिटी का कोर्स करता था, फिर वहां से यूनिवर्सिटी में जाता था। लेकिन समय के साथ बदलाव आया। बदलाव क्या आया कि अब प्राइमरी स्कूल से पहले एक प्री प्राइमरी होगा, प्राइमरी स्कूल होगा, कहाँ से 1 to 5 तक प्राइमरी होगा, फिर 6 to 8 तक अपर प्राइमरी होगा, फिर 9 to 12 तक जो है सीनियर सेकेंडरी होगा। फिर उसके बाद कहा गया कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन 3 साल का होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल का होगा, फिर एमफिल पीएचडी में तो ऐसा कोई लिमिटेशन है, टाइम लगता है काफी। तो यहाँ ये सारा स्ट्रक्चर कैसे डिजाइन हुआ कि ये ग्रेजुएशन इतने साल का, पोस्ट ग्रेजुएशन इतने साल का, स्कूल एजुकेशन इतने साल का। वहीं वर्ल्ड के और हिस्से में यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, वहाँ पर उनका एकेडमिक स्ट्रक्चर अलग है। तो इंडिया के रिक्वायरमेंट्स और नीड्स को देखते हुए कोठारी कमीशन ने ये सारा कुछ रिकमेंड किया है। आज जिन भी पद्धति पर आप पढ़ाई कर रहे हैं, जिन भी पद्धति पर हम सब ने पढ़ा है और जो शिक्षा की संरचना हुई है, वो सब का सब, सारा का सारा रिकमेंडेशन कोठारी कमीशन से, और कोठारी कमीशन के रिकमेंडेशन के कारण ही आज हम इस शिक्षा प्रणाली में हैं कि 10th तक हम पढ़ते हैं, बोर्ड एग्जाम देते हैं, फिर 12th में बोर्ड एग्जाम देते हैं, फिर यूनिवर्सिटी जो है 3 इयर्स का होता है। और जैसे कि प्रोफेशनल कोर्सेज हो गए हैं, एमबीबीएस, इंजीनियरिंग, लॉ, वो जो है कोठारी कमीशन ने उस पर रिकमेंडेशन नहीं दिया था। तो यहाँ पर वो 4 ईयर और 5 ईयर वाला इंटीग्रेटेड एमबीबीएस, लॉ, वो सब इंक्लूडेड नहीं है। लेकिन नॉर्मल एक स्टैंडर्ड 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन 10+2+3 स्ट्रक्चर जो है कोठारी कमीशन से ही आया है। ये 4 इयर्स ऑफ लोअर प्राइमरी स्ट्रक्चर, 3 इयर्स ऑफ हायर प्राइमरी, क्लास 5, 6, 7, फिर ये 7, फिर 8, 9, 10, तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो है टोटल दिया गया है। तो आप देख रहे होंगे बोर्ड एग्जाम देने से पहले टोटल कहा जा रहा है कि 10 साल का मिनिमम स्कूलिंग एक बार बच्चे का हो जाए। तो देख रहे होंगे 4+3+3 तो टोटल 10 हो जाएगा। तो मतलब कि लोअर प्राइमरी, प्राइमरी, लोअर सेकेंडरी इस तरह बांट दिया गया। फिर हायर सेकेंडरी की बात है कि क्लास 11th और क्लास 12th टोटल 2 साल का होगा, उसके बाद डिग्री कोर्स होगा 3 साल का। तो इन्हीं बातों को रिकमेंडेशन दिया गया। फिर कहा गया कि 50% सीटें जो है कहीं भी रिजर्व की जाएंगी वोकेशनल एजुकेशन के लिए। जैसा कि मैं बता रहा था कि फैक्ट्री बेस्ड, टेक्नीशियन बेस्ड एजुकेशन जो तुरंत ही स्किल में जॉब ओरिएंटेड हो, कुछ उस टाइप के कोर्सेज का रिकमेंडेशन दिया। फिर वही जो बोर्ड एग्जाम्स के रिगार्डिंग मैं बता रहा था कि 11th 12th और मिनिमम 10 ईयर ऑफ स्कूलिंग होनी चाहिए। इनफैक्ट यहाँ तक भी इसमें कहा गया है कि बच्चे का जो स्कूल में एडमिशन का एज है ना,
एटलीस्ट मिनिमम 6 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए। लेकिन आप जैसे जानते हैं जो कमीशन के रिपोर्ट्स होते हैं, जैसे कोठारी कमीशन का जो रिपोर्ट है, ये जो है जस्ट एक सजेशन होता है गवर्नमेंट को, जस्ट गवर्नमेंट को एक सुझाव होता है, गवर्नमेंट के ऊपर बाध्य नहीं होता है कि कोठारी कमीशन ने कोई रिपोर्ट दे दिया तो सरकार उसको फॉलो करेगी ही करेगी। कोठारी कमीशन का काम है बस बताना कि करना क्या है। और कोठारी कमीशन ही नहीं, कोई भी कमीशन हो, आगे आपको चैनल पर कोठारी कमीशन, एनसीएफ, मुदालियर, आरटीई, इन सब के रिगार्डिंग जो भी लेक्चर्स आएंगे तो वो सारी चीज़ें आप देखेंगे कि वो गवर्नमेंट पे बाइंडिंग नहीं होते हैं, गवर्नमेंट के लिए वो सुझाव होता है और ये गवर्नमेंट के ऊपर होता है कि गवर्नमेंट कितना लागू करेगी। तो इसीलिए अब कहा गया है कि जो बच्चे का उम्र स्कूल में एडमिशन का मतलब एटलीस्ट मिनिमम 6 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए। लेकिन अब इंडिया में क्या होता है, पेरेंट्स बच्चे को पहले ही प्री स्कूल, आजकल तो चल गया है प्लेवे टाइप के स्कूल, तो वहाँ एडमिशन करा देते हैं। तो वो जो प्री स्कूलिंग की बात की गई ना, प्री प्राइमरी 3 ईयर्स का, वो वही है, एलकेजी, यूकेजी, इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग जो बात कर रहा है। फिर 3 ईयर ऑफ डिग्री, और ये सारी रिकमेंडेशंस जो टोटल कोठारी कमीशन में हमें देखने के लिए मिलता है। अब हम देखते हैं समरी ऑफ द लेक्चर। ओके, एज यूजुअल जैसा कि शुरुआत में बताया गया कि 14 जुलाई 1964 को कमेटी फॉर्म होती है। कमेटी ने अपना फाइनल रिपोर्ट 21 महीने के बाद दिया था, 29 जून 1966 को। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखेंगे। टोटल 12 टास्क फोर्स था, 7 वर्किंग ग्रुप से 9000 लोगों का लगभग जो है सर्वे किया गया, इंटरव्यू किया, 100 डेज तक कमीशन पूरे इंडिया में सर्वे किया, फिर फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचा, फिर रिपोर्ट आया। और फिर रिपोर्ट्स की, जैसा कि मैं फीचर्स बता रहा था कि रिपोर्ट जो है पूरे एजुकेशन सिस्टम को इंडिया में रिव्यू करता है। रिपोर्ट की खास बात है कि इसका कॉम्पोजिशन जो अंतर्राष्ट्रीय था, इंटरनेशनल कॉम्पोजिशन था, और ऑब्जेक्टिव हमारे एजुकेशन और इस कमीशन ने ऑब्जेक्टिव ये सजेस्ट किया कि इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता हमें बढ़ानी है। नेशनल इंटीग्रेशन की बात हुई, सोशल इंटीग्रेशन, एजुकेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, और एक ओवरऑल न्यू एजुकेशन स्ट्रक्चर डेवलप हुआ। ओके गाइस, दिस वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर। इस लेक्चर के पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उसमें जाके ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको लेक्चर का पीडीएफ और टीचर एजुकेशन से रिलेटेड और भी बहुत सारे टॉपिक्स के नोट्स और वीडियो लेक्चर्स आपको इस टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। Okay guys, this was all for this lecture. Subscribe Daily Bytes, stay tuned, stay updated, do comment your views. God bless you all and have a nice day.